दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोई यह कहे कि मेरा देश बदल रहा है, सुनकर अच्छा लगेगा। कोई यह कहे कि अब भारत को नए सिरे से गढ़ने की जरूरत है, सुनकर और अच्छा लगेगा। उसके बाद कोई यह कहे कि अब जरूरत आ गई है कि हर क्षेत्र में सुधार हो, पुराने कानून खत्म हो, नए नियम कायदे बने। और शायद 2014-15 के बाद से भारत ने इन्हीं नारों के इर्द गिर्द इस देश में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। लेकिन इन बदलती हुई परिस्थितियों के ऊपर में जो रेड कारपेट डाल दी गई सियासी तौर पर, हमें लगता है कि आज इस रेड कारपेट को उठाया जाए। उसके नीचे सवाल एमएसपी का होगा, उसके नीचे सवाल एनसीएलटी का होगा, उसके नीचे सवाल इस देश की किसानी का होगा, उसके नीचे सवाल इस देश में राशन पाने वालों का भी होगा, उसके नीचे सवाल बैंकों की बदहाली की भी होगी, और उसके साथ सवाल इस देश में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उन परिस्थितियों का भी होगा। सवाल की शुरुआत तो इसी बात से की जाए कि जब कॉरपोरेट सेक्टर को लेकर भी रिफॉर्म का जिक्र किया गया, उसके बाद इस देश में एग्रीकल्चर को लेकर भी जो रिफॉर्म का जिक्र किया गया, और उसके बाद जब इस देश में राशन की दुकानों को लेकर भी रिफॉर्म का जिक्र किया जा रहा है, इनसे होने क्या वाला है और होगा क्या और हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, बात यहीं से आज शुरू की जाए, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसके साथ आपके जहन में बहुत सारे सवाल लगातार आते चले जाएंगे। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस देश के भीतर में 2016 में बनता है। इसके मातहत हजारों कंपनियां इसके दायरे में आती है और कहती है कि हम अपनी कंपनी को अब बेचना चाहते हैं, हम कर्ज में डूब चुके हैं। एक लंबी फहरिस्त है, कितने सारी कंपनियों के मामलों को निपटाया गया, कितनी कंपनियां दूसरे हाथों में दे दी गई, कितनी कंपनियों ने अपने आप को बैंकों से कितने करोड़ का कर्ज लेने के बाद दिवालिया घोषित कर दिया। यह एक अनकही गाथा है, लेकिन इसके भीतर के मंत्रों को कभी आपने पढ़ने की कोशिश की? सबसे ताजा उदाहरण वीडियोकॉन का है। यह वही वीडियोकॉन ग्रुप है जिसने 1986 में जिसको लाइसेंस मिला था कि अब वह इस देश के भीतर में कलर टेलीविजन बनाए। 1990 में इसने एसी बनाना शुरू किया, इसने वॉशिंग मशीन बनाई, रेफ्रिजरेटर बनाया। 2000 में इसने ऑयल गैस के क्षेत्र में कदम रखा, टेलीकॉम के क्षेत्र में कदम रखा, रिटेल डीटीएच टीवी के क्षेत्र में कदम रखा। 2016 में इसने डीटीएच को बेचा, डिश टीवी को। इसने एयरटेल को अपने हाथ में जो एक स्पेक्ट्रम था, वीडियोकॉन का जो स्पेक्ट्रम था, वह उसने एयरटेल को भेज दिया, और 2018 में यह एनसीएलटी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। इसके ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज कौन लौटाएगा? इसके ऊपर जो भी कर्ज लिया गया था वो कर्ज 46,000 करोड़ से ज्यादा का था, और इस कंपनी को जिस दूसरी कंपनी ने खरीदा उसने मात्र 3,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। आपके जहन में यह सवाल होगा, 46,000 करोड़ रुपया कोई कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, उसको 3,000 करोड़ में कोई खरीद ले, तो पैसा जो कर्ज में लिया गया उसको लौटाएगा कौन? वो है किसका पैसा? अब आप समझने की कोशिश कीजिए। जो कर्ज था उसमें एसबीआई से 10,994 करोड़ का लोन लिया गया, आईडीबीआई से 9,504 करोड़ का लोन लिया गया था, सेंट्रल बैंक से 4,969 करोड़ का लोन लिया गया, आईसीआईसी बैंक से 3,295 करोड़ का लोन लिया गया, यूनियन बैंक से 2,515 करोड़ का लोन लिया गया। यानी कुल मिला के जो 13 कंपनियां थी इनकी, वीडियोकॉन की, उसके मातहत जो कुल कर्ज निकल कर आया वो 57,000 करोड़ का था, और वो 13 की 13 कंपनियों को एनसीएलटी ने क्लब कर दिया, और उसको 3,000 करोड़ में अनिल अग्रवाल, उनकी कंपनी ट्विन स्टार टेलीकॉम्निक्स जो है, उसको उन्होंने हवाले कर दिया। ये वही अनिल अग्रवाल हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जो लोन देने वाले कॉरपोरेट सेक्टर के लोग थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी को जो पैसा दान दिया था, पॉलिटिकल फंडिंग की थी, उसमें इनका नाम भी आता है। यह वही अनिल अग्रवाल है जिनकी नजर अब बीपीसीएल पर है। यह वही अनिल अग्रवाल हैं जिन्होंने ऑयल के क्षेत्र में भी कदम रखा, और रावा ऑयल फील्ड में इनकी 28% स्टेक थी, जो कि वीडियोकॉन से लेने के बाद वो 48% हो गई। ये रावा इलाका जो है, ऑयल फील्ड का जो है, यह लगभग 14,232 बैरल हर दिन यह ऑयल जो प्रोडक्ट निकालता है वो पर डे का है। यानी इतना पैसा राइट ऑफ कर दिया गया क्या बैंक का?
कर दिया जाएगा, वो एनपीए के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि नई रिपोर्ट यह भी बता रही है कि इस कोविड के दायरे में होते हुए जो बीते 1-1.25 साल हो गए, इसमें एनपीए और बढ़ गया है, बैंकों का बैड लोन और बढ़ गया है। उसमें यह कंपनी वीडियोकॉन जो है, ये एक कंपनी है जिसमें इतने बैंकों से लोन लिया गया, पैसा नहीं लौटाया गया। दूसरी कंपनी का नाम आपके जहन में आना चाहिए, DHFL। इसका समझौता कुछ दिन पहले हुआ है, 2-3 महीने लगभग, ये मेरे ख्याल से जनवरी के महीने में इसका समझौता हुआ था। इसके ऊपर भी 90,000 करोड़ का कर्ज था, लेकिन इसको पिरामल ग्रुप ने जब खरीदा तो उसकी बोली थी 37,250 करोड़ रुपए, उसने ले लिया। अब आपके जहन में फिर सवाल होगा, ये कौड़ियों के मोल दे रहे हैं, 90,000 करोड़ रुपया जो था, इसको लौटाया गया नहीं लौटाया गया? क्योंकि इसने भी तो कई जगहों से लोन लिया गया था, नहीं लौटाया गया। यह कमाल का खेल है, क्योंकि इन सब के बीच आरबीआई नए नियम कायदे भी बनाती है, और जब DHFL की बोली लग रही थी तो उसमें ओक ट्री ने सबसे ज्यादा बिड लगाई थी, 38,400 करोड़ रुपए। नियम कहते थे जिसकी बिड सबसे ज्यादा होगी उसको कंपनी दे देनी चाहिए, लेकिन दी गई पिरामल ग्रुप को। उसके संबंध इस देश के सबसे टॉप मोस्ट कॉरपोरेट के साथ है, संबंधी के तौर पर, तो उसे ही दिया जाता, लेकिन बताया गया वो कैश ज्यादा दे रहा है। सवाल इसके बाद अगला ये शुरू हुआ कि इतने सारे कर्ज अगर उस पर थे तो ये कहां गए, इसको भी राइट ऑफ किया जाएगा क्या? और इसमें हमें लगता है कि जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो इस देश के भीतर में तकरीबन 21,000 से ज्यादा केस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, और अपने कार्यकाल में लगभग 914 कंपनियों का लिक्विडेशन जो है एनसीएलटी ने अपने तौर पर किया है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आपको जहन में आएगा भूषण स्टील, भूषण पावर, एसआर स्टील, आलोक इंडस्ट्री, ज्योति इंफ्रास्ट्रक्चर, जेपी इंफ्राटेक। इन बातों का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एनसीएलटी जो सरकार द्वारा निर्धारित नियम कायदों से चलती है, वही जब राइट ऑफ करने की स्थिति में आ जाएगी और एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देगी, तो क्या होगा? इसका एक अद्भुत केस है रुचि सोया। रुचि सोया का जिक्र इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में पतंजलि को लेकर बार बार जिक्र होता है। रुचि सोया 1985 में आई थी, लेकिन इसके ऊपर 12,000 करोड़ का कर्ज हो गया। 2017 में ये एनसीएलटी के पास चली गई, और उसके बाद 2019 में इसको पतंजलि आयुर्वेद ने खरीद लिया। कितने में खरीदा? 4,350 करोड़ रुपए। यहां पर एक सवाल और आता है, क्या वाकई 4,350 करोड़ किसी कंपनी के पास होता है, या इससे पहले जिन कंपनियों का हमने नाम लिया उनके पास भी होता है क्या? नहीं होता है। वह भी बैंक से ही कर्ज लेते हैं, यानी एक कर्ज में डूब गया बैंक से कर्ज लेकर, दूसरा उसको खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज ले रहा है। तो 4,350 करोड़ रुपए में जो पतंजलि आयुर्वेद ने रुचि सोया को लिया, उसमें उन्होंने बैंक से जो कर्ज उठाया वो 3,250 करोड़ है। अब आप सोचिए कितने सस्ते में सौदे हो रहे हैं। ये पैसा कहां से आता है, कहां जाता है? और इस देश के भीतर में जब इतनी बड़ी तादाद में केसेस लगातार एनसीएलटी के पास आ रहे हैं, तो इसका अगला सवाल है कि एक कंपनी पैसा बैंकों से उठाती है जिसमें जनता का पैसा है, उस पैसे को उठाने के बाद वो हो सकता है किसी दूसरी जगह पैसा लगा दे। जिन कंपनियों का हम नाम ले रहे हैं उसके किसी भी कंपनी के प्रोपराइटर से अगर मिलिएगा, उसकी रईसी में कोई फर्क नहीं आया होगा, उसके पास आज भी चार्टेड होगा, 5 सितारा जीवन आज भी होगा, लेकिन वह दिवालिया है। और उसी कंपनी को एक दूसरी कंपनी खरीद रही है जो कि कौड़ियों के मोल खरीद रही है, और उसको खरीदने में भी मदद वही बैंक कर रहे हैं जो बैंक इससे पहले कर्ज देकर डूब चुके हैं। यह कौन सी सुधार की परिस्थिति है? इस सुधार के दायरे में हमको लगता है आज सबसे छोटी परिस्थिति का आपसे हम जिक्र ही कर दें, क्योंकि दिल्ली के भीतर बड़ा हल्ला है कि राशन को लेकर सरकार माफियाओं के साथ है। हमें लगता है केजरीवाल को राजनीति की समझ भी कम है, और शायद केजरीवाल पढ़ते भी कम है, या उनके मंत्रिमंडल में कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि राशन को लेकर जो नेशनल तरीके से इस देश में राशन का बंटवारा किया जाता है, उसी में परिवर्तन लाने की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है। अब जब उसमें परिवर्तन लाने जा रही है, तो फिर अगर आप बीच में जो घर घर राशन पहुंचाने का जिक्र कर रहे हैं, वो तो रुकावट पैदा करेगा। यहां सवाल माफिया का नहीं है, यहां सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जो तकरीबन 23 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड हैं, लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन का भोजन मिलता है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इस देश में राशन दुकानें बंद हो जाएं, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि एफसीआई गोडाउन बंद हो जाए,
अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि पूरा सिस्टम सरकार कहे हम राशन नहीं, आपको सिर्फ पैसा दे देंगे और उस पैसे के आसरे आप बाजार में जाइए और सामान खरीद लीजिए, तो फिर वह पूरा सिस्टम चेंज होता है। इसीलिए सरकार ये राशन जो घर घर पहुंचाना, इसका विरोध करेगी ही। इसके लिए हमें लगता है कि एक शांता कुमार कमेटी 2015 में जो बनी थी और जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई, उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने जो क्या बातें कही थी, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसको तत्काल में जो इसके बेनिफिशरीज हैं 80 करोड़ लोग, यह लगभग इस देश के 67% लोग हैं, इनको कम कीजिए, 40% तक लाइए। यह पहला सुझाव था जिस पर सरकार अमल करना चाहती है। दूसरा सुझाव था जो एफसीआई गोडाउन में अनाज होता है, उस अनाज को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दीजिए। अडानीज के वेयर हाउस बन रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, यह हर कोई जानता है, लेकिन इजाजत तो है। राज्यों ने समझौते करने भी शुरू कर दिए और अनाज जब जमा निजी हाथों में होगा, तब दूसरा यह होगा कि जो एमएसपी पर जो बोनस दिया जाता है, राज्य जो देते हैं, उसको बंद कीजिए, कैश ट्रांसफर कीजिए, यानी किसान को भी कैश ट्रांसफर कीजिए। अगला यह हिसाब था कि जो फूड सब्सिडी अमाउंट जो होता है, उसको भी सीधे सीधे अकाउंट में ही डालिए, मत फंसिए कि हम इतनी सब्सिडी आपको देंगे। और इतना ही नहीं, जब एफसीआई के प्रोक्योरमेंट से जब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाएंगी, तो दूसरा ये था कि जो भी लेवी प्राइस चावल का जैसे है, उसको आप खत्म कर डालिए। यानी सरकार हर जिम्मेदारी से निकलती चली जाए। और धीरे धीरे ये सुझाव सरकार के इकोनॉमिस्टों ने दिया कि आप राशन दुकान क्यों चालू करना चाहते हैं और क्यों बरकरार रखना चाहते हैं, आप तो इसको बदल डालिए। और बदलने की प्रक्रिया ऐसी रखिए कि ये लोग बाजार में जाएं, खरीद लें। हाँ, इनको जो चावल, गेहूं, चीनी हम लोग सब्सिडाइज रेट पर राशन दुकानों से देते हैं, वह हम लोग सीधे उतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। सरकार की यह पूरी फिलॉसफी है, इसमें कोई हेरफेर की बात नहीं है। और ये अगर स्थिति को अगर आप और बारीकी से समझना चाहते हैं, तो आपके जहन में एक सवाल तुरंत होना चाहिए, आखिर कितना अनाज है इस देश के भीतर में, और उस अनाज को अगर कोई कॉरपोरेट को अगर सौंप दिया जाए कि तुम ही बेचो, तो वो अगर 1 पैसा भी बढ़ाएगा या 1 रुपया भी बढ़ाएगा, तो वह तो एक झटके में अरबपति हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में कुल अंत्योदय कार्ड 2 करोड़ 34 लाख हैं, कुल पीएचएच कार्ड जो कि हाउस होल्ड के कार्ड होते हैं, वह लगभग 21 करोड़ हैं। कुल मिला के अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अंत्योदय कार्ड में 35 किलो अनाज दिया जाता है। कार्ड कितने हैं? कार्ड है टोटल, हर कार्ड पर 35 किलो अनाज, यानी 2 करोड़ 34 लाख 949 अंत्योदय कार्ड के हिसाब से अगर 35 किलो अनाज दिया जाएगा, तो इस देश के भीतर में तकरीबन 81 करोड़ केजी अनाज सीधे, इसको क्विंटल में कन्वर्ट करते हैं, 81 करोड़ अनाज सीधे हो जाता है। इसी तरीके से जो पीएचएच कार्ड जो है, जो हाउस होल्ड के हिस्से में आता है, उसके हिस्से में हर परिवार जनों के 5 केजी अनाज दिया जाता है। उसमें तकरीबन 70 करोड़ लोग हैं और ये लगभग 352 करोड़ केजी बनता है। इसको जब आप सबको मिला दीजिएगा और क्विंटल में तब्दील कीजिएगा, तो सोचिए एक महीने में इस देश के भीतर में 4 करोड़ 34 लाख 17,145 क्विंटल मंथली है ये। और इसको जब आप ईयरली में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ये लगभग स्थिति और विकट होती जा रही है, क्योंकि हम जब क्विंटल में तब्दील कर रहे हैं, तो क्विंटल तब्दील होते होते यह हो जाता है 52 करोड़ क्विंटल। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी तादाद में सब कंज्यूमर बन गए। यह एक दूसरा रिफॉर्म है सरकार का। तीसरा रिफॉर्म यह है इस सरकार के भीतर का कि जो एफसीआई गोडाउन है, उसको आप धीरे धीरे इतने घाटे में ले आइए और उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दीजिए कि वह धीरे धीरे बंद होने की स्थिति में ही आ जाए। क्योंकि वह चीजें चलेंगी कैसे? यह तीसरा रिफॉर्म था एफसीआई के ऊपर जब मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी, उस समय उसके ऊपर कर्जा था 91,000 करोड़ का, 91,000 करोड़ का। आज की तारीख में ये 4 लाख करोड़ पार कर गया है। ये एफसीआई के ऊपर जो कर्ज है, हम उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस कर्ज का मतलब ये होता है कि वो आने वाले वक्त में एफसीआई गोडाउन खत्म हो जाएगा। ये एक तीसरी स्थिति आती है। चौथी स्थिति और महत्वपूर्ण है इस देश के भीतर में, किसानों को लेकर जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर सरकार ने कहा, और एमएसपी का जिक्र बार बार वो कहती है, वो तो था, रहेगा, होगा, सारी बातों का जिक्र करती है। इस रिफॉर्म को समझिए। इसके लिए अगर हम आपसे एक बरस लें, 2020-21 लें, तो सरकार ने जो खरीफ और रबी
दोनों सीजन को पूरे साल का मिला दीजिएगा तो 1,20,00,000 किसानों को इस देश के भीतर में एमएसपी पर अनाज खरीदा है। उनको जो पेमेंट हुई है वह तकरीबन 1,54,000 करोड़ रुपए की हुई है। औसत निकालिएगा तो प्रति किसान 1,28,486 रुपए बैठेंगे। अब इस रिफॉर्म को और बारीकी से समझिए। हर किसान के हिस्से में अगर औसत निकाल रहे हैं 1,28,486 रुपए सरकार ने दिए तो आप कहेंगे कम क्या है, साल भर की कमाई है। उस साल भर की कमाई को अगर हम महीने में करें तो हर किसान के हिस्से में आए 10,560 रुपए, प्रतिदिन 352 रुपए, तो भी आप कहेंगे अच्छा है। लेकिन आप यह सोचिए कि फसल उगाने में जो लागत लगी उसे तो हमने कम किया नहीं, उसको जैसे ही आप कम करेंगे 80,000 रुपए तो किसान के हाथ में बचता है 48,486 रुपया पूरे साल का, यानी प्रतिदिन 132 रुपए, यानी प्रति महीने 3,995 रुपए। यही है इस देश के किसानों की स्थिति जो एमएसपी के जरिए सरकार दावा करती है। वह भी सिर्फ कितने किसानों को दे पाती है? इस देश के भीतर में 14.5 करोड़ किसान हैं और सरकार ने दिया 1,20,00,000 किसानों को एमएसपी पे अनाज खरीदा, यानी 6% के लगभग ये बैठता है। सवाल सबसे बड़ा इस प्रक्रिया में यह निकल कर आया कि इस देश के भीतर में जिसके पास पूंजी है उसी को कन्वर्ट करने की स्थिति में सरकार आई है कि उसकी पूंजी अगर बढ़ जाए। राशन कार्ड को लेकर फैसला तब होगा जब हर इस देश के नागरिक का जिनके पास राशन कार्ड है उनका अकाउंट बैंक में खुल जाए, जिससे वो डायरेक्ट सरकार पैसा ट्रांसफर कर दे। फिलहाल इस देश के भीतर में 23 करोड़ राशन कार्ड वालों में से 4,68,00,000 ही राशन कार्ड हैं जिनके अकाउंट बैंक से जुड़े हुए हैं। बाकियों का अभी भी नहीं जुड़ा है, यानी तकरीबन 18 करोड़ लोग अभी भी बाहर हैं। सरकार यही चाहती है कि तेजी से चीजें इंप्लीमेंट हो और इस देश में हर चीज की कीमत हो, उस कीमत की एवज में उसको पैसा सरकार दे दे और पैसा देने की प्रक्रिया का ही आधार बैंक हो जाएं और बैंक जो है सरकार के दिशा निर्देश पर चले, वह आरबीआई को दिशा निर्देश दे और उसी के जरिए जो पूरा कॉरपोरेट सेक्टर है हमारा, जिसके लिए एनसीएलटी बनाया गया, जहां पर हमने आपको जानकारी दी कि देश भर की 2,196 कंपनियों के मामले अभी भी पेंडिंग है और जिन 914 मामलों में लिक्विडेशन किया गया है उसके जरिए जो चूना लगा है बैंकों को वह तकरीबन 4 से 5 लाख करोड़ का है। यह कैसा सिर्फ सुधार है, यह कैसा रिफॉर्म है जिसमें मेरा देश बदल रहा है, यह भी नारा समा जाता है। हम भारत को नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं, यह भी नारा समा जाता है। यानी रिफॉर्म की एक ऐसी परिस्थिति है इस दायरे के भीतर समझिए तो वाकई क्या वतन को चंद हथेलियों में सौंपा जा रहा है? क्या वाकई ऐसी परिस्थिति लगातार बनती चली जा रही है कि इस देश का कोई भी नागरिक इस देश की खनिज संपदा पर निर्भर ना रहे, बल्कि सारी खनिज संपदा, किसानी, फसल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जो कहना है कह लीजिए, वो सारी चीजें कुछ लोगों के हाथ में रहे और उनसे लेने के लिए जो आपको पैसा चाहिए उसके लिए आप रोजगार करेंगे लेकिन रोजगार नहीं है, उसके लिए आप मजदूरी करेंगे लेकिन मजदूरी नहीं है मनरेगा के अलावे इस देश में कहीं, उसके अलावे आप कहीं पर वर्कर के तौर पर कहीं पर प्रोडक्शन करेंगे लेकिन उस प्रोडक्शन को खरीदने वाले लोग जब नहीं होंगे तो वह भी ठप हो चला होगा। तब आप एक व्यवस्था करेंगे कि सारी खनिज संपदा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप उसकी बोली लगाएं। आप कहेंगे ये कैसा है? आखिरी उदाहरण आपको दे देते हैं। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर सबसे ज्यादा मौत दवाई ना मिलने की वजह से होती है, वैक्सीन ना मिल पाने की वजह से होती है, यानी मेडिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से सबसे ज्यादा मौत भारत में ही होती है। और भारत ही दुनिया का वो देश है जो दुनिया के बाजार में सबसे ज्यादा मेडिसिन, वैक्सीन को एक्सपोर्ट करता है। यानी प्रोडक्शन जो होता है भारत की जमीन पर, भारत के लेबर, भारत के मजदूरों के जरिए, वह विदेशी बाजार में बिकता है, वहां से पैसा आता है, उसके जरिए इंडस्ट्री चलती है। तो भारत के लोग कहां हैं? यानी इस पूरी की पूरी वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो या कॉरपोरेट रिफॉर्म हो या वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो या फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हो, इन सारी परिस्थितियों को अगर परखिएगा तो वह
कंज्यूमर के लिए है, जो कंज्यूमर भारत के भीतर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो कंज्यूमर है, उसके लिए ये पूरे रिफॉर्म किए जा रहे हैं। तो सरकार आपने अपने प्रतिनिधियों की जो भी चुनी, उन प्रतिनिधियों के रिफॉर्म के दायरे में एक नारा देशभक्ति का है, एक राष्ट्रवाद का है, एक सुधार का है। और सुधार का नारा, उसके हक में ना राष्ट्रवाद आता है, ना ही देशभक्ति आती है। सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।